हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हाई फाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी महत्वपूर्ण वीडियो है वो दक्षिण भारत के इतिहास की जो सेकंड वीडियो है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक वीडियो और आएगी, उसके बाद स्टूडेंट्स हम प्राचीन भारत का इतिहास खत्म कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको जो मैंने दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी संगम युग से संबंधित, उसमें स्टूडेंट्स हमने उनके राजवंशों का, जो मतलब संगम वंश के राजवंशों का और उनमें जो प्रमुख हुए थे, मतलब जो भी उन्होंने कार्य किए थे, हमने उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की। क्योंकि हमें उनकी कोई व्यापक जानकारी प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि तिथि और क्रम का पता नहीं था, तो इसलिए कोई उनकी व्यापक जानकारी हमें हमारे पास नहीं थी। तो स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो उसी पे दक्षिण भारत के इतिहास की जो सेकंड वीडियो है, तो प्लीज अगर आपने जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो इनको एक बार देख लीजिए। उसके बाद आपको इस वीडियो को देखने में आसानी हो, मतलब कि समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले जो बात करते हैं स्टूडेंट्स हम परिचय की। तो परिचय में स्टूडेंट्स मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में कई वंशों का उदय हुआ। मतलब इनका जो टाइम पीरियड था वो 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में कई वंशों का उदय हुआ। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके जो वंशों के बारे में जानने से पहले ना आपको इनकी जो भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक दृष्टि से इनको एक बार देखना चाहिए कि मतलब कि अभी चलिए इनको आप मैप के जरिए इनकी जो एक भौगोलिक स्थिति से हम इनको देखते हैं और इनमें देखते हैं कि जो जो वंश आए, फिर उन वंशों के बारे में स्टूडेंट्स हम एक एक करके पढ़ेंगे और जो इन वंशों के जो मतलब शासक हुए हैं फिर उन पर हम चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उन पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको और बता दूं कि जैसे कि आपने पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि उत्तर भारत में जो वंश हुए, जैसे कि मौर्य वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश, तो जो ये आए उसी तरीके से दक्षिण भारत के इतिहास में भी कुछ छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ था। और उन्हीं राजवंशों को स्टूडेंट्स आज हम उनके राजाओं के कार्यों के बारे में, किस तरीके से उन्होंने जो भी कोई कार्य किए उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, अक्सर देखा जाता है कि इनकी जो भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड काफी कंफ्यूजन रहती है। तो हमारा फर्स्ट पड़ाव ही यही होगा कि हम इसको मतलब कि जो भौगोलिक स्थिति से संबंधित जो हमारी कंफ्यूजन रहती है उसको हम अच्छे से क्लियर कर दें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इनकी जो भौगोलिक स्थिति देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि ये विंध्याचल के नीचे का जो क्षेत्र है वो दक्षिण भारत की स्थिति से संबंधित है। तो हम इनकी जो स्थिति है दक्षिण भारत की स्थिति उसको अब हम देखते हैं और देखते हैं उसमें सबसे पहले कौन सा वंश आया मतलब इसमें और किसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स बात करने जा रहे हैं पल्लव वंश की, इसको पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि संगम वंश के पतन के बाद स्टूडेंट्स पल्लव वंश जो एक नया जो मतलब कि एक वंश उभर कर सामने आया था तो वो पल्लव वंश था। तो सबसे पहले जो नया वंश जो एक उभर कर सामने आया वो पल्लव वंश है। और ये स्टूडेंट्स कृष्णा और कावेरी नदी के मध्य इनका विस्तार हुआ था। कृष्णा और कावेरी नदी के मध्य पल्लव वंश का विस्तार हुआ था। और स्टूडेंट्स, इन वंश के बाद मतलब पल्लव वंश के बाद जो वंश जिसको हम पढ़ेंगे वो है स्टूडेंट्स चालुक्य वंश। लेकिन चालुक्य वंश में भी स्टूडेंट्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे वातापी के चालुक्यों को, वातापी के चालुक्य, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे वेंगी के चालुक्य। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम पहले बात करते हैं वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य स्टूडेंट्स पश्चिमी, इनका जो एक वातापी के चालुक्यों का विस्तार पश्चिमी तट के क्षेत्र में होता, मतलब कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो इनका जो वातापी के जो चालुक्य है इनका कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्र में इनका विस्तार हुआ था। और वहीं वेंगी के जो चालुक्य हैं स्टूडेंट्स, इनका विस्तार जो हुआ था वो हुआ था स्टूडेंट्स इनका अपना क्या कहते हैं कृष्णा नदी के सटीक के क्षेत्र में। यहाँ पे मैंने बनाई है मतलब कि कृष्णा नदी के सटीक के मतलब कि पास के क्षेत्र में, जो कि वेंगी के चालुक्यों का। और इनके बाद जो स्टूडेंट्स आए थे वो थे राष्ट्रकूट। तो स्टूडेंट्स, राष्ट्रकूटों का जो मतलब कि आपने चालुक्यों के पतन के बाद जो कि राष्ट्रकूट आए थे, तो राष्ट्रकूटों ने जो इनका जो विस्तार है वो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में इनका विस्तार हुआ था। तो इनके वेंगी के चालुक्यों के बाद स्टूडेंट्स हम राष्ट्रकूटों को पढ़ेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्यों को। राष्ट्रकूट चालुक्यों के बाद हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्यों का और उसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे चोलों को। और चोलों का स्टूडेंट्स विस्तार हुआ था ये तमिलनाडु के क्षेत्र में। तो स्टूडेंट्स, हम ये एक एक करके मतलब कि हम इसको पढ़ेंगे। आज हम स्टूडेंट्स इनमें से तीन के बारे में बात करेंगे, मतलब 3 वंशों के बारे में स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अगले हम 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम इनको मतलब कि खत्म
करेंगे। तो पहले जैसे कि मैंने स्टूडेंट इसमें एक और बात बता दूं आपको कि अगर आपने एक मैप के जरिए से अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से एक तो याद रहेगा और एक अच्छे तरीके से आप इसको समझ भी पाओगे, और अच्छे से समझ पाओगे तो अच्छे से आपको याद भी रहेगा। तो इससे जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपको बनेंगे वो भी आपको इजीली मतलब कि बना भी पाओगे और अच्छे से आपको याद भी रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसको एक बार मतलब अच्छे से एक बार इनको आप देख लीजिए, तो हम इसको फिर शुरू करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स इधर भी आप देखिए कि मैंने आपको एक क्रम वाइज दिखाया है कि पहले हम पढ़ेंगे पल्लव वंश को, फिर उसके बाद वातापी के चालुक्यों को, फिर वेंगी के चालुक्यों को, फिर राष्ट्रकूटों को, फिर कल्याणी चालुक्यों को, और अंत में हम पढ़ेंगे चोल वंश को। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे। तो आपको इसमें मैंने एरो में मैंने बताया भी है, तो ऐसे ही हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वंश से, जो कि हमारा है पल्लव वंश। तो पल्लव वंश के स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि पल्लव वंश का जो विस्तार है वो कृष्णा और कावेरी नदी के मध्य हुआ था। तो आपने ये याद रख लेना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कृष्णा और कावेरी नदी के। तो इनके जो संस्थापक हुए स्टूडेंट्स वो है सिंह विष्णु। तो इनके जो संस्थापक हुए सिंह विष्णु, कुछ स्टूडेंट्स मतलब कि कुछ बुक्स में मतलब कि इनके जो वंश में वो बताया गया है बप्पा इनके जो मतलब कि एक वंश के में बताया गया था, लेकिन जो इनके वास्तविक संस्थापक हुए हैं वो है सिंह विष्णु। कुछ बुक्स में बप्पा देव का नाम दिया गया है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इनके सिंह विष्णु ही है। तो आपने यही याद रखना है। और इनका जो मतलब कि संस्थापक समय बताया था वो 575 ईस्वी, ठीक है। तो 575 ईस्वी आपने ये भी याद रखना है। तो आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इनकी राजधानी के बारे में। तो इनकी राजधानी स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखिए जो कांची तमिलनाडु में। तो इनकी राजधानी कांची तमिलनाडु। एक स्टूडेंट्स मैं आपको बात बता दूं कि जो अक्सर मतलब कि जो मिलान चिन्ह वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें एक साइड पे जैसे कि राजाओं के नाम और उनके जो वंशों के नाम ऐसे लिख दिए जाते हैं, तो आप जो मिलान करने के लिए, तो इसी से जैसे कि आपको मैंने बताया ना सिंह विष्णु, और सामने उनके रख दिया किस वंश से थे, पल्लव वंश, चालुक्य वंश। तो ऐसे मिलान करने के लिए राजाओं के नाम और वंशों के नाम रख दिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपने ये ध्यान से रखना है। इनके जो वास्तविक संस्थापक जो क्या लीजिए संस्थापक सिंह विष्णु, 575 ईस्वी का जो इनका समय है, राजधानी इनकी कांची जो कि तमिलनाडु में है। तो आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, इन्होंने सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य की सीमा कावेरी नदी तक विकसित की थी, जो कि मैंने आपको बताया ही है कि इन्होंने अपनी जो एक साम्राज्य है जो इनका विस्तार किया था वो कावेरी नदी तक किया था। इसने मामलापुरम आदिवराह गुहा मंदिर मतलब गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने जो मामलापुरम जो आदिवराह, वराह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि वराह से संबंधित है विष्णु, मतलब कि विष्णु के अवतार, विष्णु अवतार का जो एक मतलब कि आदिवराह गुहा मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था। तो आपने याद रख लेना है कि ये इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार कावेरी नदी तक किया था। एक क्वेश्चन ये बन गया आपका, और दूसरा इन्होंने ये बन जाता है कि इसने मामलापुरम आदिवराह गुहा मंदिर का निर्माण कराया था। वराह से विष्णु के अवतार से संबंधित है वराह, ठीक है। तो आपने मामलापुरम आदिवराह गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये आपने स्टूडेंट्स याद रख लेना है। इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स आगे जो क्वेश्चन बनता है वो है किराता जुर्नियम का लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है, जो किराता जुर्नियम का जो लेखक था जो कि भारवी सिंह, वो विष्णु के दरबार में रहता था। मतलब कि सिंह विष्णु है ना, इन्हीं के दरबार में ये रहता था। किराता जुर्नियम का जो लेखक था भारवी सिंह। तो ये स्टूडेंट्स इससे जो क्वेश्चन बनेंगे आपने ये याद रखने हैं अच्छे तरीके से। जो इनके संस्थापक में सिंह विष्णु 575 ईस्वी, राजधानी जिनकी कांची जो कि तमिलनाडु में ही है। सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य की सीमा जो कावेरी नदी तक विस्तृत की थी। इसने मामलापुरम आदिवराह गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था। और किराता जुर्नियम का जो लेखक, जो कि पुस्तक है किराता जुर्नियम, मैं आपको बता दूं, का लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। तो एक स्टूडेंट्स मैंने एक नाम लिखा महेंद्र वर्मन जो कि सिंह विष्णु के बाद में आए थे, महेंद्र वर्मन। ये मैंने आपको ब्रैकेट में लिखा है, वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन कोई ज्यादा मतलब कि ये आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि महेंद्र वर्मन कौन थे। जो इनके बाद में जो संस्थापक आए थे महेंद्र वर्मन, उन्होंने मत विलास पर हर्षण की रचना की थी। क्या स्टूडेंट्स? मत विलास पर हर्षण की रचना की थी महेंद्र वर्मन ने। तो आपने स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड ये एक बात याद रख लेनी है। इसके बाद जो इनके जो प्रमुख शासक हुए थे स्टूडेंट्स, वो थे नरसिंह वर्मन प्रथम। ये आपने याद रखना, नरसिंह वर्मन प्रथम
जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है। इनके प्रमुख शासक भी कह सकते हैं और इनके सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे, जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम। आगे स्टूडेंट्स इसने बात की है, इसने वातापी को जीत कर वातापी कोंड की उपाधि ली। ये क्या था स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जो पल्लव थे और जो वातापी के जो चालुक्य थे, मतलब कि ये दोनों की ना आपस में काफी मतलब की लड़ाई चल रही थी। ये किस लिए चल रही थी मैं आपको बता दूं। कई इसके जो दो आपको कारण मैं आपको मेन बता देता हूं। जैसे कि एक तो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, तो साम्राज्य के विस्तार से संबंधित एक तो इनकी जो एक मतलब फाइट जो लड़ाई चल रही थी। दूसरी स्टूडेंट्स ये थी कि धार्मिक स्थिति के कारण भी इनकी जो लड़ाई चल रही थी। जैसे कि ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे और ये शैव धर्म से, तो ये मतलब कि ये इसी कारण भी इनकी जो वैष्णव धर्म और शैव धर्म से संबंधित, जैसे कह सकते हैं ना कि धार्मिक स्थिति के कारण भी इनकी एक लड़ाई चल रही थी। और ये भी एक कारण ये भी कह सकते हैं कि उपजाऊ क्षेत्रों के कारण भी, कि किसके हिस्से में कौन सा उपजाऊ क्षेत्र आएंगे हमको चाहिए, उसी से संबंधित इनकी जो एक लड़ाइयां चल रही थी। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसमें लिखा हुआ है कि इसने वातापी को जीतकर वातापी कोंड की उपाधि ली। मतलब इसने जो वातापी के जो क्षेत्रों को जीत लिया था और उसके बाद इसने वातापी को जीतने के बाद वातापी कोंड की उपाधि ली। तो इससे भी क्वेश्चन आपने स्टूडेंट्स ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। स्टूडेंट्स महाबलीपुरम के रथ मंदिरों, ये एक साथ ये इकट्ठा ही आपने ऐसे याद रख लेना है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर, जैसे कि इसको बोल दिया जाता है स्टूडेंट्स सात पे घोड़ा या एकात्मक, जो भी आप कह सकते हैं, सात पे घोड़ा, आपने ये याद रख लेना। जो रथ मंदिर नाम है मंदिर का, मतलब कि महाबलीपुरम के जो रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो ये इसको जिसको कहा जाता है सात पैगोडा, आपको या एकात्मक, ये वर्ड यूज किए जाते हैं इसके लिए। और इसने सात रथ मंदिरों, जहां पे मैंने लिखा हुआ ब्रैकेट में, 7 रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसको 7 पैगोडा या एकात्मक कहा जाता है। आगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखना महाबलीपुरम, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ही मैंने लिखे हुए हैं, ये याद रखना आपने। इसी के समय ह्वेनसांग कांची आया था। स्टूडेंट्स ह्वेनसांग का जो मतलब किसके समकालीन थे आपको बताइए, हर्षवर्धन के, जो कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। ये ह्वेनसांग हर्षवर्धन के जो समकालीन थे, जो कि एक मतलब एक चीनी यात्री थे आप कह लीजिए, जो आए थे हर्षवर्धन के मतलब के दरबार में। तो इसी के समय ह्वेनसांग कांची आए थे। मतलब कि ये नरसिंह वर्मन के जो प्रथम के जो मतलब कि ये समय में, जो कि एक पल्लव वंश के समय में, ये मतलब ह्वेनसांग जो इनकी राजधानी थी कांची, ये कांची आए थे। तो ह्वेनसांग, इसी ये भी आपने क्वेश्चन याद रख लेना है, इसी के समय ह्वेनसांग कांची आया था। तो आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाश मंदिर, जिसे राजसिंहेश्वर मंदिर का निर्माण, मतलब कि कैलाश मंदिर था जो कि राजसिंहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो नरसिंह वर्मन ने द्वितीय जो है, इन्होंने कांची में कैलाश मंदिर और राजसिंहेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। मतलब कि ब्रैकेट में मैंने इसका नाम लिखा राजसिंहेश्वर मंदिर, जिससे कि ये मतलब कि प्रसिद्ध भी हुए थे। राजसिंहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये आपने याद रख लेना है, इससे भी एक क्वेश्चन कि राजसिंहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत की। तो ये स्टूडेंट्स मैं आपको एक बता दूं कि द्रविड़ जो क्या है, आपने स्टूडेंट्स आपको एक पिछली वीडियो में एक बात याद होगी, जो कि अपना ब्राह्मण वंशों में मैंने शायद बताई, मैं ब्राह्मण वंशों में आपको बताई थी कि जो एक शैलियां होती हैं, मतलब कि जो एक फर्स्ट में मैं आपको बता देता हूं, एक जैसे कि नागर, ठीक है, द्रविड़, थर्ड में वेसर। तो ये स्टूडेंट्स ये शैलियां थी, ये भवन निर्माण से संबंधित होती हैं ये शैलियां, मतलब कि पहले नागर, द्रविड़ और वेसर। तो ये क्या था स्टूडेंट्स, जो उत्तर भारत में जो मतलब कि मंदिरों के निर्माण में जो मतलब कि जो एक भवन निर्माण किए जाते थे, तो उसमें जो नागर शैली का प्रयोग किया जाता था। और जो मतलब कि दक्षिण में जो मतलब भवन निर्माण से संबंधित थी, वो उसमें द्रविड़ शैली का प्रयोग किया जाता था। और जिसमें दोनों जो कि बीच में थी वो वेसर शैली थी, मतलब कि दोनों प्रकार की जो शैली का प्रयोग किया जाता था वो थी वेसर शैली। तो इसी मंदिर से मतलब कि ये दक्षिण भारत का इतिहास है, तो इसमें स्टूडेंट्स द्रविड़ शैली का, मतलब कि इस मंदिर से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी।
तो इसमें जो द्रविड़ स्थापत्य की कला की शुरुआत हुई, मतलब कि दक्षिण में से संबंधित द्रविड़ शैली, तो इसमें द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। आगे स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं, दक्ष कुमार चरित्र के लेखक दंडी इसके दरबार में ही रहते थे। दक्ष कुमार चरित्र, ये आपने याद रखना स्टूडेंट्स, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है कि मतलब ये दक्ष कुमार चरित्र के जो लेखक थे दंडी, वो इसी के दरबार, मतलब ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के ही दरबार में रहते थे। दक्ष कुमार जो की पुस्तक थी, जैसे कि हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, जो पुस्तक का की जो किराता जोड़नियम जो आपने पढ़ा था ना, उसी प्रकार से दक्ष कुमार जो पुस्तक थी के चरित्र के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहते थे, और जो सिंह विष्णु के मतलब ये दरबार में रहते थे, जो कि ये थे भारवी सिंह, ठीक है, जो कि किराता जोड़नियम का जो मतलब कि ये पुस्तक के लेखक थे भारवी सिंह। तो इसी तरीके से ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के जो दरबार में ये रहते थे। तो इसी से संबंधित स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा पल्लव वंश। तो पल्लव वंश से एक बार अगर आपको रिकॉल करना तो मैं दोबारा कर देता हूं कि जैसे कि इनके संस्थापक सिंह विष्णु, राजधानी कांची तमिलनाडु में, सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य की सीमा कावेरी नदी तक विस्तृत की। इसने मामलापुरम आदिवरा गुहा मंदिर का निर्माण करवाया। किराता जोड़नियम जो कि पुस्तक है का लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। महेंद्र वर्मन से मैंने आपको बता दी एक बात, मत विलास पर हसन की रचना इन्होंने की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम जो आए इनके बाद वो की प्रमुख शासक थे, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। इसने ही वातापी को जीत के वातापी कौंड की उपाधि ली। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनका नाम था 7 पैगोडा। और आगे इसी के समय में हवेनसांग जो आए थे वो कांची आया थे इन्हीं के समय में। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में नरसिंह वर्मन जो द्वितीय आए थे उन्होंने कांची में कैलाश मंदिर जो कि राजसिंहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी मंदिर से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई और दक्ष कुमार चरित्र के लेखक दंडी इसके दरबार में ही रहते थे। तो ये तो था स्टूडेंट्स पल्लव वंश। और पल्लव वंश के बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं वातापी के चालुक्य वंश। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वातापी के चालुक्य वंश जो कि पश्चिमी तट के क्षेत्र पे थे, जो ये रहे, ठीक है, पश्चिमी तट जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्र था। तो उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वातापी के चालुक्य वंश। तो इनके संस्थापक स्टूडेंट्स हुए हैं जय सिंह, इनके संस्थापक हुए हैं जय सिंह। और इनकी जो स्टूडेंट्स राजधानी है वातापी, जिसको बादामी भी कहा जाता है, इनकी राजधानी है वातापी। यहाँ पे भी मैंने आपको बताना था, भूल गया था, वातापी जिसको कि बादामी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा स्टूडेंट, वातापी जिसको बादामी भी कहा जाता है। तो पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, मतलब जो पुलकेशिन द्वितीय था इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तो स्टूडेंट्स इससे ये बातें याद रख लीजिए। इनके जो संस्थापक हुए हैं वो है जय सिंह, राजधानी इनकी वातापी जिसको बादामी भी कहा जाता है, और पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ है। मतलब जो इसका मेन जो प्रमुख शासक जो हुआ है वो पुलकेशिन द्वितीय था। इसी से ही ज्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट्स बनते हैं। इसके संबंध में जानकारी स्टूडेंट्स ऐहोल अभिलेख जो कि रवि कृति की रचना है, रवि कृति से मिलती है। इसके संबंध में स्टूडेंट जो ऐहोल अभिलेख है वो की रवि कृति की रचना है। उन्होंने ही पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का और पुलकेशिन द्वितीय के मतलब साम्राज्य विस्तार के बारे में इन्होंने ही ऐहोल अभिलेख में बताया है, जो कि रवि कृति की रचना है। तो आगे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो पुलकेशिन द्वितीय था जिन्होंने हर्षवर्धन को स्टूडेंट्स पराजित किया था। तो ये आपने बात याद रखनी है। इन्होंने नर्मदा नदी के मतलब की तट पर मतलब की हर्षवर्धन को पराजित किया था। और नरसिंह वर्मन ने स्टूडेंट्स, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। तो यहाँ पे भी आपने स्टूडेंट्स पढ़ा है कि किस तरीके से इन्होंने मतलब की वातापी को जीता था। तो नरसिंह वर्मन ही थे, इन्होंने ही मतलब पुलकेशिन द्वितीय को मतलब पराजित किया था और उसके बाद वातापी कौंड की जो उपाधि ली थी। तो नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। तो ये आपने स्टूडेंट्स ये याद रख लेने हैं, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया और नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। और आगे स्टूडेंट्स जो एक क्वेश्चन बनता है, पुलकेशिन द्वितीय के समय वेगी चालुक्य स्थापित हुए। तो स्टूडेंट्स ये क्या था कि पुलकेशिन जो द्वितीय थे उन्होंने ना मतलब जो इनका जिन जिन राज्यों पे ये विजय प्राप्त करता गया तो उसमें जो अपना साम्राज्य विस्तार किया था, तो उसने जो एक हिस्सा था मतलब कि वो जो कृष्णा नदी के साथ में जो हिस्सा लगता था वो उसने अपने भाई को दे दिया था, जो कि ये वेगी के चालुक्य की स्थापना हुई। तो इसने जो अपना एक जो हिस्सा था वो वेगी चालुक्य स्थापित इसलिए हुआ कि इसने अपने एक हिस्सा जो अपने जीते हुए हिस्से में से
एक हिस्सा जो कावेरी नदी के सॉरी कृष्णा नदी के जो सटीक लगता था उसने अपने भाई को दे दिया था और उसने वहां पे अपना एक वंश स्थापित कर दिया था। उसे वेगी चालुक्य कहा गया। तो उसने वेगी चालुक्य इस तरीके से स्थापित हुआ और जो अंतिम शासक हुए स्टूडेंट्स वो थे इनके कृतिवर्मन द्वितीय। तो ये इनके जो अंतिम शासक थे वो कृतिवर्मन द्वितीय थे और राष्ट्रकूटों ने मतलब कि इनका स्टूडेंट्स जो मतलब पतन करके मतलब राष्ट्रकूटों ने इनके जो अंतिम शासक पतन करके अपने वंश का जो एक विस्तार किया था। तो इनके अंतिम शासक हुए कीर्तिवर्मन द्वितीय थे। तो आगे हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स वेंगी के चालुक्य वंश। वेंगी के जो स्टूडेंट्स इनके संस्थापक हुए हैं वो हैं विष्णुवर्धन। इनके संस्थापक हुए स्टूडेंट विष्णुवर्धन। ये पुलकेशिन द्वितीय के भाई थे। ठीक है स्टूडेंट। इनकी राजधानी थी वेंगी जो कि आंध्र प्रदेश में है। इनकी राजधानी वेंगी जो कि आंध्र प्रदेश में है और ये कृष्णा नदी जैसे कि कृष्णा गोदावरी के मध्य भाग पर शासन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कृष्णा नदी के सटीक लगता था तो ये कृष्णा गोदावरी के मध्य भाग पर इन्होंने शासन किया था। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। तो वातापी के जो चालुक्य हुए इनके संस्थापक थे जयसिंह। राजधानी वातापी जिसको बादामी कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय इसके सबसे प्रतापी शासक थे। इसके संबंध में एहोल अभिलेख जो कि रवि कृति की रचना है से मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और पुलकेशिन द्वितीय के समय में ही वेगी चालुक्य स्थापित हुए और अंतिम शासक इनके जो हुए कीर्तिवर्मन द्वितीय था। वेगी चालुक्य जो थे मतलब इनके संस्थापक विष्णुवर्धन थे। राजधानी इनकी जो वेंगी आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा गोदावरी के मध्य के भाग पर शासन किया। स्टूडेंट्स इनमें काफी मतलब की जो शासक आए थे लेकिन मैंने उन्हीं शासकों की बात की है जो इनसे की क्वेश्चन पूछे जाते हैं मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इनमें शासक तो काफी आए थे लेकिन हमने मेन इंपोर्टेंट मतलब की शासकों की बात की है जिनसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगली वीडियो में स्टूडेंट जो हमारे बाकी के जो वंश रह गए हैं जिनमें कि राष्ट्रकूट वंश, कल्याणी के चालुक्य और चोल वंश, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।